क्वांटम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं लास्ट टाइम आपको संयोजकता कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं संयोजकता के बारे में प्रत्येक 20 तत्वों की संयोजकता निकालूंगा और वापस बताऊंगा कि कैसे आपको संयोजकता निकालनी है। तो मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि जब अपन संयोजकता निकालते हैं, जिन तत्वों की संयोजकता 10 से कम हो, मतलब जिस तत्वों की परमाणु क्रमांक 10 से कम हो, उनमें से अपने को 2 घटाने हैं, और जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर 10 या 10 से ज्यादा हो तो उन तत्वों में से हमें 10 घटाने हैं। जैसे मान लो अपने को सोडियम की संयोजकता निकालनी है। सोडियम की संयोजकता निकालने के लिए अपने को सोडियम के परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए। जैसे अपने सोडियम को परमाणु क्रमांक ध्यान रहेंगे तो अपने को पता है कि सोडियम के जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होते हैं, और 11 10 से ज्यादा होते हैं, उसमें से अपने को 10 घटाने हैं। और जैसे आप 10 घटाओगे, 11 में से 10 गए तो आपको पता है 1 बचता है। और आप ये भी पता है कि प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, और उसके जो बाह्यतम कोश है सोडियम के, उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चाहता है कि अपना अष्टक पूर्ण हो जाए, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते नहीं है। तो वो फिर क्या करता है कि जिसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देता है और एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। वैसे ही मैं सभी तत्वों की, जितने भी तत्व है 20 तत्व, उनकी संयोजकता निकालना आपको बताऊंगा। अब देखते हैं 20 तत्व कौन कौन से हैं, उनकी कैसे संयोजकता निकालते हैं। तो अपने को जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है। तो अपने को हाइड्रोजन का प्रतीक लिखना है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1। अब 1 2 10 से कम है, इसलिए अपन 1 में से 2 घटाने हैं, और 1 में से 2 घटाया नहीं जा सकता, इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वही त्याग देता है। और अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात वो +1 प्रदर्शित करता है। और अपने को पता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है प्लस का, वो साइन प्रदर्शित करता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जैसे अपन देखते हैं 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम के परमाणु क्रमांक 2 होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये अपना उत्कृष्ट गैस प्राप्त करता है, पूर्ण इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है। इसलिए अगर अपन देखा जाए तो 10 से अगर ये कम है, 2 नंबर पे है, और जब 10 से कम होते हैं तो इसमें से 2 घटाते हैं। और जैसे आप हीलियम में से परमाणु क्रमांक 2 है और 2 में से 2 घटाए तो अपने को 0 प्राप्त होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हीलियम है, इसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। न तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे अपने पास आना 3 नंबर पे लिथियम। लिथियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 3, और ये 10 से कम होते हैं। और 10 से कम होने पर अपने को पता है कि 2 घटाने हैं, और 3 में से जैसे 2 घटाए आपने, 3 में से 2 घटाए तो 1 बचा। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। और अपने खुद को पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा न तो ग्रहण किया जा सकता है और न ही त्यागा जा सकता है। इसलिए लिथियम अपने बाह्यतम कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही त्याग देता है, और त्यागने के पश्चात अपना अष्टक पूर्ण कर, मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। जहाँ पे जो प्लस साइन है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागा हुआ दर्शाया जाता है। 4 नंबर लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम। बेरिलियम 10 से कम है तो 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे आता है 2 घटाने, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2। अब इसको भी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के +2 बना लेता है। फिर उसके बाद में लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन आता है 5 पे। अब 5 पे इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है। और जैसे 5 10 से कम होता है, उसमें से अपने को 2 घटाने हैं, और जैसे आप 2 घटाओगे तो इसके पास बचेंगे 3, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश, मतलब जो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे त्याग देता है। फिर आता है कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, और अपने खुद को पता है 6 से कम होने पर 2 घटाते हैं,
और 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4। अब होता क्या है कि कार्बन के टाइम ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। ये कार्बन पे अगर ये +4 करता है तो इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि कार्बन को चारों इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। लेकिन अपने को समझने के लिए +-4 याद करना है, समझने के लिए अपने को +-4 याद करना है। अगर आपको पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसीलिए कार्बन को चतुर्थ संयोजी कहा जाता है। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है N, कितने नंबर, 7 नंबर पे, 10 से कम रहते, 2 घटाते बचे 5। अब जब इसको अष्टक पूर्ण करता है, लेकिन अब हमने एक बात बताई थी शुरुआत में कि अष्टक पूर्ण मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन तो त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन का देखा जाए तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और -3 बना लेता है। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ यह प्रदर्शित करता है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 8 10 से कम होता है। जब 10 से कम होता है तो 2 घटाते हैं, 8 में से 2 गए, 6 बचे, और इसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये किसी अन्य तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और -2 बना लेता है। वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, संयोजकता 2 होती है जी, माइनस चिन्ह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए प्रदर्शित होता है। नाइट्रोजन के बाद में फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, यह भी 10 से कम है। अगर 10 से कम हो तो परमाणु क्रमांक में से 2 घटाते हैं। अपने को पता है कि 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जैसे ही ये ग्रहण करेगा तो इसके अष्टक पूर्ण हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। फिर उस बाद में आता है 10 में आता है नियोन के परमाणु क्रमांक 10 होता है। और मैंने यहाँ से बताया कि यदि किसी परमाणु के बाहर अगर परमाणु क्रमांक 10 हो या 10 से अधिक हो, 10 हो या 10 से अधिक हो, तो उसमें से 10 घटाते हैं। और आपने बताया कि नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, और 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा। इसलिए जो नियोन की संयोजकता होती है वो 0 आती है, और 0 पे न तो ये लेता है नहीं देता है, इसलिए नियोन की संयोजकता 0 होती है। फिर आता है 11 नंबर पे सोडियम। अब वही नियम कि अगर 10 से ज्यादा हो तो अपने को 10 घटाने हैं। 11 नंबर पे है, 11 में से 10 गए बचे 1। अब इसको 7 उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तो ये क्या करता है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और त्यागने के पश्चात एक धनायन बना लेता है। और सोडियम 11 नंबर पे है, इसकी वैलेंसी होती है +1। जहां प्लस आयन इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 1 संयोजकता इसकी होती है। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, 12 से ज्यादा है। जैसे आप 10 घटाओगे 2 बचे। अब 2 इसको उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि 3 से ज्यादा न तो ग्रहण किया जा सकता है न त्यागा जा सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना संभव नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और +2 धनायन बना लेता है। फिर आता है एल्यूमिनियम पे आता है 13 नंबर पे। अब 13 10 से ज्यादा, 10 जैसे आपने 10 घटाया, 13 में से 10 गए तो बचे 3। इसको बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 की आवश्यकता होती है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन इसको देते नहीं है। जैसे इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, अपने जो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है उसको भी त्याग देगा और एक धनायन बना लेगा। लिथियम के बाद में एल्यूमिनियम के बाद में आता है सिलिकॉन पे वही नियम है कि 10 से ज्यादा है तो यह +-4 बना सकता है। 10 से ज्यादा हो तो 10 घटाने हैं, जैसे आप 10 घटाओगे तो इसके 4 आएगा, लेकिन यह परमाणु बनाता नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन न तो ले सकता है न त्याग सकता है।
15 नंबर पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस 10 से ज्यादा है, 15 है, 10 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। इसको अष्टक पूर्ण करने के 3 की आवश्यकता होती है और अपने को बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता -3 होती है। जहां माइनस ये शो करता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। 16 पे आता है सल्फर। सल्फर 10 से ज्यादा है और जब 10 से ज्यादा होते हैं तो 10 घटाते हैं बचे 6। इसको बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके -2 ऋणायन बना लेता है, -2 बना लेता है। क्लोरीन। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, यह 10 से ज्यादा है। जब 10 से ज्यादा होते हैं तो 10 घटाते हैं और जैसे आपने इसमें से 10 घटाए तो बचे 7। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 बना लेता है। 18 पे आता है आर्गन। आर्गन 18 पे आता है, 10 से ज्यादा है तो ये क्या करता है, अब 10 घटाते, जैसे आप इसमें से 10 घटाओगे तो इसका अष्टक पूर्ण होता है, न तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और न ही किसी को देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे आर्गन पे न तो इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होती है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है तो इसका लैटिन नाम केलियम होता है। लैटिन नाम केलियम होता है। 19 नंबर पे आता है, 10 से ज्यादा है तो ये क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश में 19 नंबर पे है तो ये 10 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। तो पहले क्या करेगा, खुद का तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होती है। जहां प्लस इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो प्रदर्शित करते हैं। 20 पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम 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 20 पे आता है, जैसे आप 20 में से 10 घटाओगे तो 10 बचेंगे। तो कैल्शियम क्या करता है, खुद के जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो खुद के पहले मतलब साइड में रख लेता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए ये क्या करता है, +2 प्रदर्शित करता है। अभी जो मैंने संयोजकता बताई है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये धनायन और ऋणायन ही है, आवेश है, मतलब धनावेश या ऋणावेश। लेकिन अब जब आपको कोई पूछे कि संयोजकता क्या है तो अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, उसका आंशिक मान बताना है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आपसे पूछे कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है तो 1 होती है। माइनस यहाँ पे यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि जो माइनस चिन्ह है वो ये प्रदर्शित करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब मैंने 20 तत्वों की संयोजकता निकाल दी। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब जिसकी संयोजकता, जिसके बारे में बताऊंगी कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से गैसें होती है, कौन सी अधातु होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है उन सभी तत्वों को धातुएं कहा जाता है, और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है उन्हें गैसें कहा जाता है, और जिसकी संयोजकता गैसों को ही अधातुएं कहा जाता है। इसलिए अपने को एक बात याद रखना है कि जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है वे सभी तत्व धातुएं होती है, और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है उन तत्वों को अधातुएं कहा जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन एक गैस होती है, यह इसकी संयोजकता धनात्मक होते हुए भी यह गैस की तरह व्यवहार करती है। अपवाद इसमें एक ही है, हाइड्रोजन, और बाकी जितनी भी जिसकी संयोजकता धनात्मक है वे सभी धातुएं होती है, और जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है वे सभी गैसें होती है। और मैं यहाँ से एक बात बताऊंगा कि धातुएं हमेशा एकल परमाणु आती है, और जबकि गैसें हमेशा द्विपरमाणु आती है। अपने को जब रासायनिक अभिक्रियाएं बनाएंगे तब अपने को पता चलेगा कि एकल परमाणु क्या होता है, द्विपरमाणु क्या होता है। एकल परमाणु का मतलब होता है कि जिन तत्वों की संयोजकता, अगर अपन Na लेते हैं तो इसका मतलब इसकी संयोजकता धनात्मक होती है, तो ये एकल परमाणु होगा। एकल परमाणु मतलब यहाँ पे एक लिखा हुआ होगा, यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, इसलिए एक हमेशा लिखते नहीं है, तो यहाँ पे Na हमेशा Na का Na रहेगा। अगर मैं इसकी Na की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ करवाऊं तो क्लोरीन की संयोजकता माइनस होती है। तो मैंने एक बात बताई कि भाई जिसकी संयोजकता माइनस होती है वो द्विपरमाणु होते हैं। तो अब जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो तब अपने को पता चलेगा कोई भी अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे एकल परमाणु और द्विपरमाणु, और अपने को बताओ एक होता है बहुपरमाणु,
सल्फर बहुपरमाणु होता है जो S8 बनाता है, जो S8 बनाता है। सल्फर एक बहुपरमाणु होता है जो S8 बनाता है। तो मैं आपको एक धातुएं, अधातुएं उनके बारे में बता रहा हूं कि इन तत्वों को देखने के बाद में अपने को पता है जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, उन सभी तत्वों की, जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, उन सभी तत्वों को धातु कहा जाता है और धातु एकल परमाणु होती है। धातु एकल परमाणु होती है। धातु एकल परमाणु होती है। और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है वो द्विपरमाणु होती है, उनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, वो हमेशा डबल के रूप में या 2 के रूप में आते हैं, लेकिन जिसकी संयोजकता धनात्मक होती है। अब बात आती है कि सर जिनकी संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक आए तो वो क्या होगी? जिनकी संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक आए वो गैसीय, वो हमेशा एकल परमाणु का आएगी। जैसे कार्बन की अभिक्रिया अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करवाऊं तो कार्बन की संयोजकता प्लस माइनस है, इसलिए यह एकल परमाणु का आएगी, एकल परमाणु का आएगी। जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी -2 होती है, यहाँ पे 2 लगेगा और ये बनेगा CO2, 2 लगेगा और CO2। तो मैं एक बात यहाँ पे लिख रहा हूं कि जिन परमाणु तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है वे धातुएं होती है, और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है वे गैसें होती है। ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है उन सभी तत्वों को धातुएं कहा जाता है। धातुएं हमेशा एकल परमाणु होती है। कहने का तात्पर्य है जब धातु तत्व लिखेंगे तो उसके नीचे साइड में यहाँ पे जैसे अन्य है तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे, 2 कभी भी लिखेंगे। अब क्या होता है धातु में एक को लिखते नहीं है तो डायरेक्टली अन्य लिखते हैं, तो धातु एकल परमाणु होती है। अपवाद स्वरूप, अब अपवाद हाइड्रोजन की संयोजकता धनात्मक होती है। फिर भी यह एक गैस होती है, गैस होती। उदाहरण के लिए Na, K, Ca, Al, Mg आदि। कहने का मतलब है कि जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक आई है उन सभी तत्वों को धातुएं कहा जाता है। धातुएं हमेशा एकल परमाणु होती है, एकल परमाणु का मतलब सिंगल आती है, हमेशा कभी भी नीचे 2 लगा हुआ नहीं होगा। लेकिन अपवाद हाइड्रोजन की संयोजकता धनात्मक होते हुए भी यह एक गैस की तरह व्यवहार करती है, ये एक गैस होती है। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, यह सभी धातुएं, ये धातुएं। अब अपन बताएंगे कि अधातुएं के बारे में। अधातुएं वे होती है जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है उन्हें अधातुएं कहा जाता है या उन्हें गैस कहा जाता है। जैसे ही एक अधातुएं होती है, जैसे ही एक अधातुएं होती है। तो अपन
गैसों के बारे में बताना है, हमेशा अपने को एक याद रखना है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, वे सभी तत्व Na की संयोजकता धनात्मक होती है, वे सभी तत्व एकल परमाणु आएंगे। लेकिन जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है, वे हमेशा द्विपरमाणु आएंगे, वे हमेशा द्विपरमाणु आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अपन अब धातु के बारे में पढ़ लिया, तो अपने को एक डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुएं की संयोजकता कैसी होती है, तो अपने को बताना है कि ये धन संयोजी होती है, मतलब धनात्मक होती है, इनकी संयोजकता धनात्मक होती है। अब जैसे ये धनात्मक होती है, ये एकल परमाणु होती है। अब अपन पढ़ते हैं ऋणात्मक के बारे में कि भाई जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक हो तो जिन तत्वों की संयोजकता जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है, उन सभी तत्वों को अधातुएं या गैसें कहा जाता है। आपने खुद को बताया, पहले भी मैंने बता दिया कि जो हाइड्रोजन होता है एकमात्र ऐसा तत्व होता है जिसकी संयोजकता धनात्मक होते हुए भी वो गैस की तरह कार्य करती है। तो अपवाद स्वरूप इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता धनात्मक होते हुए भी ये गैस की तरह व्यवहार करती है। गैस हमेशा द्विपरमाणु होती है, गैस हमेशा द्विपरमाणु होती है। कहने का तात्पर्य है, जैसे आपको पता है क्लोरीन है, अब क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, तो जैसे आप इसमें माइनस लगाते हो तो ये हमेशा यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्विपरमाणु, इसको बोलते हैं परमाणुता, इसको बोलते हैं परमाणुता। यहाँ पे 2 है तो ये द्विपरमाणु है, ये द्विपरमाणु होता है। अपवाद इसमें लिखे तो ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन एक संयोजकता धनात्मक होते हुए भी ये गैस की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, इन सभी तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है। अतः यह तत्व गैसीय होती है और गैसीय हमेशा द्विपरमाणु होती है। अपने को जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा अपने को यह बात याद रखना कि हमेशा नीचे 2 लिखना है, नीचे 2 लिखना है। फिर उसके बाद में अब जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक या ऋणात्मक हो, भाई मैंने धनात्मक की बता दी कि जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होगी वे धातुएं होगी, और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होगी वह अधातुएं होगी। जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होगी वो एकल परमाणु होंगे, और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होंगे वो द्विपरमाणु होंगे। अपवाद स्वरूप इसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक धन संयोजी होते हुए भी गैस की तरह व्यवहार करता है, और उसमें भी यही अपवाद है। फिर उसके बाद में जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक और ऋणात्मक होती है वे सभी तत्व अधातुएं होती है, और वे तत्व 2 ही है, एक तो कार्बन और एक है सिलिकॉन। अब अपने को अगले जब पढ़ेंगे उस टाइम अपने को बताएंगे वो इसका यूज कैसे करना है, कब करना है। आयन, अगला जो चैप्टर होगा अपना वो आयन के बारे में होगा, आयन की संयोजकता कैसे निकालते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे SO4 है उस पर आयन कैसे निकालेंगे, उस पर क्या आयन आता है, ये अपना आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब तक अपने को यही बात याद रखना है कि जिन तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है वे सभी तत्व
धातुएं होती है और जिन तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती है वे सभी गैसें होती है, वे सभी गैसें होती है। और हमेशा जो गैसें होती है वो द्विपरमाणु होती है। और 9th क्लास में अपन चैप्टर में है कि एकल परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु। बहुपरमाणु का मतलब है उसमें बहुत सारे अणु होते हैं और प्रकृति में सबसे ज्यादा जो बहुपरमाणु होता है वो S8 होता है, S8 होता है, S8 होता है। ये एक बहुपरमाणु होता है, यह बहुपरमाणु होता है। अपने को याद करना है कि बहुपरमाणु का एकमात्र उदाहरण है जो S8 होता है, S8 होता है। जबकि जो ऑक्सीजन वगैरह है जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है वो द्विपरमाणु होती है, जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है वो द्विपरमाणु होती है, और जिनकी संयोजकता धनात्मक होती है वो एकल परमाणु होती है। अपना चैप्टर यही है। कल अपन आयन के बारे में पढ़ेंगे, आयन की संयोजकता कैसे निकालते हैं उसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।